हेलो दोस्तों, आप सभी का हिंदी नॉलेज बाय नीलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका ये हिंदी का डिटेल्स है। इसके बाद आपको दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा और जो कि आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपके डिटेल्स दोस्तों आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपके ऑप्शनल बनाए जाते हैं, ऑप्शनल बहुविकल्पी बनाए जाते हैं, ABCD या फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से बनने वाले हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों आपका जो ये क्वेश्चन आने वाला है, आपके कोई भी हिंदी का एग्ज़ाम हो, कोई भी ऑल इंडिया में कोई भी हिंदी का एग्ज़ाम हो, 100% क्वालिफाई करने वाले हैं। आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा और आपके यहाँ पर जो डिटेल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यहाँ पर अपने आप में सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। अपने आप में सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट है। आपका जो पिछला वीडियो था आपको प्रोवाइड किया गया था, वहाँ पर आपके राष्ट्रभाषा आंदोलन, हिंदी आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व था और यहीं से आपका स्टार्ट है ये वीडियो। और जो पिछला वीडियो आया था ना, उसमें आपको बताया गया था कि आपके राष्ट्रभाषा आंदोलन, हिंदी आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसके आगे का। तो दोस्तों आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है और दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनने वाले हैं और जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। और यहाँ से देखिए, राष्ट्रभाषा आंदोलन, हिंदी आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व। तो इसमें राष्ट्रभाषा आंदोलन और संबंधित इसमें जो व्यक्तित्व है, और ये आंदोलन राष्ट्रभाषा से कहाँ से शुरू हुआ है, ये बंगाल से दोस्तों राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, नवीन चंद्र राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तरुणी चरण मित्र, राजेंद्र लाल मित्र, राजा नारायण बसु, भूदेव मुखर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के मध्य में जो एक बंध स्थापना करने में समर्थ होंगे वही सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य हैं। ये आंदोलन दोस्तों यहाँ पर चला हुआ है। सुभाष चंद्र बोस, अगर आज हिंदी भाषा मान ली गई, दोस्तों इसमें आपके सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर कोष्टक में आपको बताया गया कि अगर आज हिंदी भाषा मान ली गई तो वह इसलिए नहीं कि वह किसी प्रांत विशेष की भाषा है, बल्कि इसलिए कि वह अपनी सरलता, व्यापकता तथा क्षमता के कारण सारे देश की भाषा हो सकती है। रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी बोल रहे हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कह रहे हैं कि यदि हम प्रत्येक भारतीय के नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो हमें राष्ट्रभाषा के, आइए यहाँ पर नेक्स्ट में, रूप में उस भाषा को स्वीकार करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है और जिसे स्वीकार करने की सिफारिश महात्मा गांधी ने हम लोगों से की है। दोस्तों ये मैं आप सभी को क्यों बता रहा हूँ, इतना छोटा सा बता के और आपको क्वेश्चन करा देता नहीं, क्योंकि आपको हिंदी भाषा के बारे में जानना है। ये हिंदी भाषा आपकी आई कहाँ से, और हिंदी की जो इतना प्रचलन हुआ है और हिंदी सभी बोलते हैं, तो इसका महत्व क्या रह गया है हमारे सबके जीवन में। ये इतना संघर्ष करके आया हुआ है कि हिंदी कि दोस्तों तब जाके इसकी जो स्पष्ट भाषाएं हैं, समझने बोलने की, आदान प्रदान भावनाओं की सारी चीज़ें, इसलिए हिंदी अपने आप में व्यापक रूप से आया हुआ है। और यहाँ से देखिए दोस्तों, इस विचार से हमें एक भाषा की आवश्यकता है, मैंने जो बताया भी, और वह हिंदी है। रामानंद चटर्जी, सरोजिनी नायडू, सादा चरण मित्र और अखिल भारतीय लिपि के रूप में देवनागरी लिपि के प्रथम प्रचारक आचार्य क्षिति मोहन सेन, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु जो अनुष्ठान हुए हैं उनको मैं संस्कृत का राजयोग यज्ञ समझता हूँ। यदि राजसूय यज्ञ समझता हूँ। यदि आप आइए नेक्स्ट पेज पर, तो महाराष्ट्र, हाँ दोस्तों ये महाराष्ट्र बाल गंगाधर तिलक, यह आंदोलन के उत्तर भारत में केवल एक सर्वमान्य लिपि के प्रचार के लिए नहीं है, और यह तो उस आंदोलन का एक अंग है जिसे मैं राष्ट्रीय आंदोलन कहूँगा।
और जिनका उद्देश्य समस्त भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की स्थापना करना है, क्योंकि सबके लिए समान भाषा राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण अंग है। ये तो यदि आप किसी राष्ट्र के लोगों को एक दूसरे के निकट लाना चाहते हैं तो सबके लिए समान भाषा से बढ़कर सशक्त अन्य कोई बल नहीं है। NC केलरल, डॉक्टर मंडाकर, वी.डी. सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले, गाडगिल, काका कालेकर आदि। दोस्तों अब आइए नेक्स्ट पेज पर। अब पंजाब में देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है। पंजाब में आपका लाला लाजपत राय जी हैं और इसमें श्रद्धा राम फिलौरी आदि हैं। और गुजरात में दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल और यहाँ कन्हैया लाल मणिकलाल और KM मुंशी। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना नहीं है, वह तो है कि आदि। अब दोस्तों दक्षिण भारत में C राजा गोपालाचारी जी, T विजय राघवाचार्य। हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सबसे अधिक योग्य दिख पड़ती है। CP रामास्वामी अय्यर। देश के विभिन्न भागों के निवासियों के व्यापक के लिए स्वर सुगम और व्यापक तथा एकता स्थापित करने के साधन के रूप में हिंदी का ज्ञान आवश्यक है। अनंतर समयनम अयंगर। हिंदी ही उत्तर और दक्षिण को, नेक्स्ट पेज पर, दक्षिण को जोड़ने वाली समर्थ भाषा है। इस और आपके दोस्तों निजली गप्पा दक्षिण को जोड़ने वाली भाषा है। इस निजली गप्पा दक्षिण की भाषाओं ने संस्कृत से बहुत कुछ लेन देन किया है, इसलिए उस परंपरा में आई हुई हिंदी बड़ी सरलता से राष्ट्रभाषा होने लायक है। रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर जो राष्ट्र प्रेमी है उसे राष्ट्रभाषा प्रेमी होना चाहिए। KB भाष्य, आर्य वेंकट राम शास्त्री, N सुंदर रैया आदि। इसमें दोस्तों अन्य मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन। उपनाम है हिंदी का प्रहरी। कथन मैं हिंदी का और हिंदी मेरी है। मतलब दोस्तों इसमें आपके उपनाम में हिंदी का जो प्रहरी आया हुआ है ये मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने कहा है कि मैं हिंदी का और हिंदी मेरी है। राजेंद्र प्रसाद सेठ, गोविंद दास आदि। अब आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में आपके महात्मा गांधी के भाषा संबंधित विचार कुछ हैं, देख लीजिए। इनके विचार भी। करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी से जोड़ने जैसा है। मैकाले ने शिक्षा की जो बुनियादी डाली वह सचमुच गुलामी की बुनियादी थी। हिंदी स्वराज 1909। दोस्तों दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा हमारे राष्ट्र के पांव में बेड़ी बनकर पड़ी हुई है और भारतीय विद्यार्थी को अंग्रेजी के मार्फत ज्ञान अर्जित करने पर कम से कम 6 वर्ष अधिक बर्बाद करने पड़ते हैं। यदि हमें एक विदेशी भाषा पर अधिकार पाने के लिए जीवन के अमूल्य वर्ष लगा देने पड़े तो फिर और क्या हो सकता है 1914 में। और तीसरा आपके महात्मा गांधी जी क्या कहें कि जिस भाषा में तुलसीदास जैसे कवि ने कविता की हो वह अत्यंत पवित्र है और उसके सामने कोई भाषा ठहर नहीं सकती। ये 1916 ईस्वी में हुई है बातें आपकी। अब आइए चौथा पॉइंट देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा जा रहा है कि हिंदी की हिंदुस्तान के शिक्षित समुदाय की सामान्य भाषा हो सकती है। यह बात निर्वाद सिद्ध है। जिस स्थान को अंग्रेजी भाषा आजकल लेने का प्रयत्न कर रही है और जिसे लेना उसके लिए असंभव है, उसी स्थान को हिंदी को मिलाना चाहिए, क्योंकि हिंदी का उस पर पूर्ण अधिकार है। यह स्थान अंग्रेजी को नहीं मिल सकता क्योंकि वह विदेशी भाषा है और हमारे लिए बड़ी कठिन है। ये 1917 ईस्वी में कहा गया है। और पांचवा पॉइंट, हिंदी भाषा वह भाषा है जिसको उत्तर में हिंदू व मुसलमान बोलते हैं और जो नागरी और फारसी लिपि में लिखी जाती है। और यह हिंदी एकदम संस्कृतमयी नहीं है और न ही वह एकदम फारसी शब्दों से लदी है। यह 1918 ईस्वी में कहा गया है। अब छठवां पॉइंट महात्मा जी बोले हैं, हिंदी और उर्दू नदियां हैं और हिंदुस्तानी सागर है। हिंदी और उर्दू दोनों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। दोनों का मुकाबला तो अंग्रेजी से है। अंग्रेजी के व्यामोह से पिंड छुड़ाना स्वराज का एक अनिवार्य अंग है। नेक्स्ट पॉइंट, मैं यदि तानाशाह होता मेरा बस चलता तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा देने
या देना बंद कर देता, सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने पर मजबूर कर देता, जो आनाकानी करते हैं उन्हें बर्खास्त कर देता। मैं पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का इंतजाम नहीं करूँगा, वे तो माध्यम के परिवर्तन के पीछे पीछे अपने आप चली आएगी। यह एक ऐसी बुराई है जिसका तुरंत इलाज होना चाहिए। अब आइए 9वां पॉइंट कह रहा है कि मेरी मातृभाषा में कितनी ही खामियां क्यों न हो, मैं इससे इसी तरह निपट मैं इसी तरह से जिस तरह बच्चा लिपटा रहूँगा, मतलब दोस्तों मेरी मातृभाषा में कितनी भी खामियां क्यों न हो, मैं इससे इसी तरह लिपटा रहूँगा जिस तरह बच्चा अपनी माँ की छाती से जो मुझे जीवनदायी दूध देती है। अगर अंग्रेजी उस जगह को हड़पना चाहती है जिसकी वह हकदार नहीं है, तो मैं उसे सख्त नफरत करूँगा। वह कुछ लोगों के सीखने की वस्तु हो सकती है, लाखों करोड़ों की नहीं। लिपियों में नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि दोस्तों लिपियों में सबसे अव्वल दर्जे की लिपि नागरी को ही मानता हूं, और मैं मानता हूं कि नागरी और उर्दू लिपि के बीच अंतर में जीत नागरी लिपि की ही होगी। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में आपका दोस्तों आया हुआ है, नेक्स्ट पेज पर ये आया हुआ है कि दोस्तों आपका यह तीसरा चल रहा है, यहाँ पे अब दूसरा तक तो खत्म हो गया, आपका समाप्त हो गया। तो अब आइए तीसरे पॉइंट पर। तीसरा आपका कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास। स्वतंत्रता के बाद मतलब दोस्तों आपके जब ये आज़ाद हुई हैं, आपके भारत देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद आपके ये हिंदी राजभाषा के विकास में क्या योगदान रहा, या क्या योगदान रहा हिंदी का। तो राजभाषा आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है जिस, और ये क्या है आपके स्वतंत्रता के बाद हिंदी का जो राजभाषा के रूप में विकास है, तो ये क्या है इसमें देखिए दोस्तों। अब आइए यहाँ पर एक पहला पॉइंट है 1, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा देश की राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजाओं नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा कहा जाता था। और दूसरा आपका राजभाषा सरकारी कामकाज चलाने की आवश्यकता की उपज होती है। और तीसरा आपका दोस्तों स्वशासन आने के पश्चात राजभाषा की अनावश्यकता होती है। प्रायः राजभाषा की स्वशासन आने के पश्चात राजभाषा बन जाती है। भारत में भी राजभाषा दोस्तों राष्ट्रभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब आइए यहाँ पर चौथा पॉइंट आपका राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा आपकी संवैधानिक शब्द है और हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया है। इसको नोट कर लेंगे दोस्तों, ये आपके इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ये हिंदी का जो 14 सितंबर 1949 को ये संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ बना सकता है, बना क्या सकता है कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था। तो आपको बताना है कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को ये संवैधानिक रूप से राजभाषा को घोषित किया गया था या अपनाया गया, या घोषित किया गया था। अपनाया तो दोस्तों दूसरा हो सकता है, लेकिन घोषित किया गया था उस टाइम। तो इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको नोट कर लीजिए, 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष आपको 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस समय संवैधानिक रूप से आपके संविधान के रूप अनुसार अनुरूप वहाँ पर आपको लिखित रूप से आपको राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, और ये हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो अब आइए पांचवा, राजभाषा देश को अपने प्रशासनिक लक्ष्यों के द्वारा राजनीतिक आर्थिक इकाई में जोड़ने का काम करती है। अर्थात राजभाषा की प्राथमिक शर्त राजनीतिक प्रशासनिक एकता कायम करना है। समझ पा रहे हैं ये क्या कह रहा है। तो अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है, यथा वर्तमान समय में भारत सरकार के कार्यकालों और एवं कुछ राज्यों हिंदी क्षेत्र के राज्यों में राजकाज हिंदी में होता है। अन्य राज्य सरकारें अपनी अपनी भाषा में कार्य करती हैं, हिंदी में नहीं।
महाराष्ट्र मराठी में, पंजाब पंजाबी में, गुजरात गुजराती में आदि में। तो दोस्तों आपके राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है। स्वर स्वभाषा या परभाषा, दोस्तों इसको नोट करिए, स्वभाषा या परभाषा। तो जैसे आपके मुगल शासक अकबर के समय से लेकर मैकाले के काल तक फारसी राजभाषा तथा मैकाले के काल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी भाषा राजभाषा थी, जो विदेशी भाषा थी। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जो कि स्वर भाषा है। अब आइए यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट पर, राजभाषा का एक निश्चित मानक स्वरूप होता है। राजभाषा का एक निश्चित मानक स्वरूप होता है जिसके साथ छेड़छाड़ या प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका दोस्तों आया हुआ है, इसमें हिंदी की संवैधानिक स्थिति व उसकी समीक्षा करना। यहाँ पर आपको संवैधानिक रूप से आपकी हिंदी का समीक्षा हो रहा है, तो इसको देखना है आपको और गहराई से देखना है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंटें दी गई हैं, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, तो नोट करिए देखिए। स्वतंत्रता के पूर्व जो छोटे बड़े राष्ट्र नेता राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के मुद्दे पर सहमत थे, उनमें से अधिकांश गैर हिंदी भाषी नेता स्वतंत्रता मिलने के वक्त हिंदी के नाम पर बिदकने लगे। फिर दूसरा ये पॉइंट क्या कर रहा है कि यही वजह थी कि संविधान सभा में केवल हिंदी पर विचार नहीं हुआ, राजभाषा के नाम पर जो बहस वहाँ 11 सितंबर 1949 ईस्वी से 14 सितंबर 1949 ईस्वी तक हुई, उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं हिंदुस्तानी के दावे पर विचार किया गया। ये देखिए दोस्तों, संवैधानिक स्थिति यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर आपके हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, हिंदुस्तानी के दावे पर विचार किया गया है। और ये 11 सितंबर 1949 ईस्वी को हुआ था और ये दोस्तों 14 सितंबर 1949 ईस्वी तक हुई थी। और आपके हिंदी का दोस्तों आपको पता है कि ये घोषित किया गया था राजभाषा 14 सितंबर को, और ये 14 सितंबर प्रत्येक वर्ष आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट कर रहा है कि किंतु संघर्ष की स्थिति सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी एवं समर्थक के बीच ही देखने को मिली। हिंदी समर्थक वर्ग में भी गुट थे। एक गुट देवनागरी लिपि वाली हिंदी का समर्थक था, दूसरा गुट महात्मा गांधी, J.L. नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद आदि दो लिपियों वाली हिंदुस्तानी के पक्ष में था। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आज़ाद भारत में एक विदेशी भाषा जिसे देश का बहुत थोड़ा सा अंश अधिक से अधिक 1 या 2% ही पढ़ लिख और समझ सकता था, देश की राजभाषा नहीं बन सकती थी। लेकिन यकायक अंग्रेजी को छोड़ने में भी दिक्कतें थी। प्रायः 150 वर्षों से अंग्रेजी प्रशासन और उच्च शिक्षा की भाषा रही थी। हिंदी देश की 46% जनता की भाषा थी। राजभाषा बनने के लिए हिंदी का दावा न्याय मुक्त था, साथ ही प्रादेशिक भाषाओं की भी सर्वथा उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। देख रहे हैं दोस्तों हिंदी अंग्रेजी में क्या हो रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने राजभाषा की समस्या को हल करने की कोशिश की। संविधान सभा के भीतर और बाहर हिंदी के विलुप्त समर्थन को देखकर संविधान सभा ने ही हिंदी के पक्ष में अपना फैसला दिया और यह फैसला हिंदी विरोधी एवं हिंदी समर्थकों के बीच मुंशी आयेगार फार्मूले के द्वारा समझौते के परिणाम स्वरूप सामने आया, जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। अब आइए यहाँ पर प्रमुख विशेषताओं के रूप इसकी देखिए। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। और दूसरा, संविधान के लागू होने के दिन से 15 वर्षों की अवधि तक अंग्रेजी बनी रहेगी। 15 वर्षों तक अंग्रेजी, मतलब दोस्तों 15 वर्षों तक की अवधि तक यह अंग्रेजी बनी रहेगी। फिर इसके बाद एक अस्पष्ट निर्देश अनुच्छेद 351 के आधार पर हिंदी एक हिंदुस्तानी के विवाद को दूर कर लिया गया। दोस्तों ये हिंदी का एक विवाद आया हुआ था, जो अस्पष्ट निर्देश अनुच्छेद 351 के आधार पर हिंदी एक हिंदुस्तानी के विवाद को दूर कर लिया गया था। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो
संविधान में भाषा विषयक उपबंध अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210 एवं भाषा विषयक एक पृथक भाग नंबर 17 राजभाषा के अनुच्छेद 343 से 351 तक एवं 8वीं अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, संविधान के ये भाषा विषयक उपबंध हिंदी, अंग्रेजी एवं प्रादेशिक भाषाओं के परस्पर विरोधी दावों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अब आइए नेक्स्ट में आपका अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी में शब्दों को लोप किया जा सकेगा। अब आइए नेक्स्ट पर। तो दोस्तों अनुच्छेद मतलब इसमें बताया गया है कि आपका जो ये आया हुआ था अंग्रेजी, आपकी अंग्रेजी जो है ना, ये 15 वर्ष तक जब घोषित किया गया था तो अंग्रेजी को एक मतलब तुरंत छोड़ा नहीं जा सकता था और 1 से 2% बोली जा रही थी। तो इस कारण थोड़ा सा क्या हुआ कि इसको थोड़ा टाइम दे दिया गया कि 15 वर्ष तक आपकी ये अंग्रेजी भाषा बनी रहेंगी। तो उसके बाद 15 वर्ष के बाद ये समाप्त किया जा सकता है अंग्रेजी भाषा को अपने भारत में। तो दोस्तों अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति विधान सभाध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी शब्द का लोप कर दिया जाएगा। दोस्तों अब आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में आपका भाग नंबर 17 है आपका राजभाषा और ये अध्याय 1 है संघ की भाषा। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। संघ की भाषा में आपके भाग नंबर 17 में देखेंगे, राजभाषा में भाग नंबर 17 संविधान में जाएंगे, भाग नंबर 17 देखेंगे और राजभाषा से संबंधित है आपका। और ये अध्याय 1 संघ की भाषा है आपकी और ये अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, और ये 343 संघ की राजभाषा और इसमें आपका पहला पॉइंट है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, और अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट में आपका परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। तीसरा पॉइंट आपके संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा आपका अंग्रेजी भाषा का या फिर दूसरा आपका अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में निर्दिष्ट किए जाएं। अब आइए नेक्स्ट पर क्या करा कि अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा और संसद की समिति 10 वर्ष के उपरांत दोस्तों आपका अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। आपका अध्याय जो दूसरा है प्रादेशिक भाषाएं ये आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट वीडियो है दोस्तों। और यहाँ से आपको कुछ समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि ये संघर्ष कितनी बड़ी है हिंदी के लिए। फिर इसमें अंग्रेजी आ गया, फिर इसके बाद फारसी भी बोला जा रहा है, संस्कृत भी बोला जा रहा है और अलग अलग राज्य अपनी भाषाएं अपना रहे हैं। दोस्तों ऐसे संघर्ष करते हुए हिंदी आपका यहाँ पर अपने भारत में 46% बोला जा रहा है, फिर भी अंग्रेजी संघर्ष
समाप्त नहीं, मतलब हिंदी अपना संघर्ष समाप्त नहीं कर रहा है, लेकिन अंग्रेजी भी इसी में आ जा रहा है, और जो कि 1 से 2% बोली जा रही है अंग्रेजी, और वही बोल रहे हैं जो उसे जान रहे हैं, और इसे दोस्तों उन्हीं तक बताया जा रहा है। और भी दोस्तों आपको हिंदी आपके राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है, और ये अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं आपके नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।